नमस्कार, मैं साहिल कैरो। आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम स्मृतियों में केदारनाथ सिंह में हार्दिक स्वागत करता हूं। केदारनाथ सिंह एक बड़े कवि हैं। बड़े इसलिए नहीं कि उन्हें हम पाठ्यक्रमों में पढ़ते हैं, बड़े इसलिए नहीं कि उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। बड़े इसलिए क्योंकि हमारे आज के युवा जिन पर बार-बार ये आरोप लगाया जाता है कि वो साहित्यिक जगत से कोई नाता नहीं रखते, केदारनाथ सिंह उनके पठन और पाठन का एक हिस्सा है। शौकिया तौर पे भी आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स तक के भी ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी मिल जाएंगे जिनकी डीपी पर, व्हाट्सएप की डीपी, जी हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उस पर भी आप केदारनाथ सिंह की कविताओं को लगा हुआ देख सकते हैं। केदारनाथ सिंह एक इसलिए बड़े कवि हैं क्योंकि हमारे समय की धड़कती हुई धड़कनों में हम उन्हें सबसे ज्यादा शुमार पाते हैं। केदारनाथ सिंह इसलिए भी बड़े कवि हैं क्योंकि उनकी कविताओं को समझने और महसूस करने के लिए आपको विशेष साहित्यिक अभिरुचियों से परिष्कृत होना आवश्यक नहीं होता। इन्हीं केदारनाथ सिंह की पुण्यतिथि पर आज हमारे साथ जुड़े हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। विश्वनाथ त्रिपाठी का परिचय देना मेरे लिए गौरव की बात है। मेरे लिए हमेशा से एक विश्वनाथ त्रिपाठी बड़ा नाम इसलिए नहीं रहे कि वो बहुत बड़े साहित्य के अध्येता और आलोचक रहे। वो इसलिए मेरे लिए ज्यादा बड़ा नाम रहे क्योंकि विद्यार्थी के तौर पर मुझे जब जब समझने की जरूरत महसूस हुई तो मैंने विश्वनाथ त्रिपाठी के लिखने के बहुत नजदीक खुद को पाया। जब मैं हिंदी साहित्य के इतिहास से जूझ रहा था तो ऐसे में मेरी तरह बहुत सारे हजारों विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य का सरल इतिहास याद आता है। जब हमें हिंदी आलोचना की एक समृद्ध परंपरा से जुड़ना होता है तो हम हिंदी आलोचना को उठाते हैं। जब हमें मध्यकालीन साहित्य को समझना होता है तो हम लोकवादी तुलसीदास और मीरा के काव्य को पढ़ते हैं। और जब हम आधुनिक गद्य विधाओं की ओर लौटते हैं तो कुछ कहानियां, कुछ विचार, उपन्यास का भी अंत नहीं हुआ जैसी किताबें हमारे सामने हम पाते हैं। त्रिपाठी जी अध्यापक रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे केदारनाथ सिंह जी अध्यापक रहे हैं। त्रिपाठी जी साहित्य कर्म में भी निरंतर प्रयोगशील रहे हैं और निरंतर उस कर्म को करते रहे, ठीक उसी तरह जैसे केदारनाथ सिंह भी करते रहे हैं। केदारनाथ सिंह पर त्रिपाठी जी का जुड़ना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उनके सहयात्री रहे हैं। जो भी उन्होंने सर्जना पथ पर जो भी कार्य किया उसमें एक साथ एक दूसरे को बहुत करीब से महसूस भी किया है, एक दूसरे को देखा है। तो आज केदारनाथ सिंह पर उनकी स्मृतियां और उनके विविध पक्षों पर बातचीत करने के लिए इस दिन पर हमारे साथ विश्वनाथ त्रिपाठी जी जुड़े हैं। अब ये मंच उनका है, मुझे पता है आप लोग उन्हीं को सुनना चाहते हैं। मैं खुद भी उनको सुनना चाहता हूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है। केदारनाथ सिंह ये मेरे पता है सहयात्री, हाँ सहयात्री भी थे, लेकिन मेरे सहपाठी थे। वो मेरे क्लास फेलो थे वो केदारनाथ सिंह। और डॉक्टर नामवर सिंह ने हम दोनों को पढ़ाया है। उन दिनों डॉक्टर नामवर सिंह स्वयं शोध छात्र थे काशी विश्वविद्यालय में, और लेकिन एमए के क्लासेस लेते थे वो। तो मैं एक साल सीनियर था, लेकिन एक साल क्लास में वो इम्तिहान मैंने छोड़ दिया था, इसलिए हम और केदारनाथ सिंह दोनों क्लास फेलो हो गए थे। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं केदारनाथ सिंह का सहपाठी हो गया। केदारनाथ सिंह जिसे आप कहेंगे कि आत्मीयता, सुशीलता, शिष्टा, सौजन्य और प्रियता, इस सब के जैसे प्रतिमान थे, साक्षात मूर्ति थे वो, जिसे प्रियदर्शन कहा जाता है। कि उनके देखने से ही एक खास तरह की प्रसन्नता होती थी, प्रीति मन में आती थी, प्रीति का भाव आता था। वो बहुत कम उम्र में ही बहुत प्रसिद्ध और सिद्ध हो गए थे। मेरा ख्याल है कि मैंने उनको सबसे पहले सरस्वती प्रेस में देखा, काशी के गोदौलिया चौक में। सरस्वती प्रेस प्रेमचंद का प्रेस था, भवन था।
उसमें प्रगतिशील लेखक संघ की गोष्ठी हो रही थी। सब लोग थे, नामवर जी थे, शिवप्रसाद जी थे और कई लोग थे। शिवप्रसाद जी माने डॉक्टर शिवप्रसाद सिंह। तो उसमें केदार जी उस समय मेरे ख्याल से 19 साल के रहे होंगे, मैं 22 साल का रहूंगा। उन्होंने एक गीत पढ़ा, बड़े प्रसिद्ध हो गए थे उस समय ही वो। तो उन्होंने एक गीत पढ़ा और मुझे याद वो गीत था कि रात पिया पिछवाड़े पहरू ठनका किया। कमीज पहने थे, मेरा ख्याल है कि नीले रंग की कमीज थी और पाजामा, बैठे हुए तो लहरा के पढ़ते थे और देखने में तो बहुत खूबसूरत सुंदर थे वो, गाते भी बहुत अच्छा थे और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि समा बन जाता था। उन दिनों काशी में एक साथ कई अच्छे गीतकार कविताएं लिख रहे थे, जिनके नेता एक तरीके से थे शंभुनाथ सिंह। नामूर्ति भी उनके प्रभाव में ही उन्होंने कविताएं लिख रहे थे। केदारनाथ जी उन्हीं के प्रभाव, ठाकुर प्रसाद सिंह दूसरे थे। और ये लगभग वो समय है कि उसी समय केदारनाथ सिंह एक और गीत लिख रहे थे इतने अच्छे, और वो प्रतीक में छप भी रहे थे, यदि उनको छाप भी रहे थे। वो जो गीत, ये वो समय है 1953 ईस्वी का, जब हिंदुस्तान नया नया आजाद हुआ था। और ये जो नई गीत की जो विधा आई थी, ये छायावादी गीतकारों से भिन्न थी। इसमें तत्सम पदावली नहीं थी, तद्भव और देशी पदावली थी इसकी, और ये लोक धीरों पर आधारित थी। और बनारस के आसपास के इन गीतों में उन दोनों बनारस की क्षेत्रीय लय, क्षेत्रीय धुन उसमें विद्यमान थी और अपने आप में नई चीज थी। केदारनाथ सिंह के गीतों में कुछ खास बात थी। जब ये कहा जा रहा है कि खास बात थी, तो उसका मतलब ये कि उन गीत जो और गीतकार थे, उनके जो गीत थे उससे थोड़े अलग तरह के थे, उनमें बिंब बहुत विशेष रूप से होते थे। उनके गीतों की पंक्ति, ये जो अभी इस गीत की चर्चा मैंने आपसे की थी, रात पिया पिछवाड़े पहरू ठंडा किया, मैं अच्छा गाता नहीं हूँ, वरना मैं आपको गा के बताता कि वो गीत उसकी लय क्या थी। तो बाद में केदार जी ने मुझे बताया कि ये एक उन दिनों फिल्म थी बाबुल। बाबुल फिल्म में एक गाना उन्होंने सुना था कि पंछी वन में पिया पिया रट को कहने लगा, पंछी वन में पिया पिया कहने लगा। तो वो लय उनको इतनी ज्यादा हांट करती थी कि केदार जी ने इसी लय पर ये कविता लिखी थी। और ये लय ऐसी थी कि वो बिल्कुल ठेठ बनारस की क्षेत्रीय लय में थी। अब मैं क्षेत्रीय लय की बात जानबूझ के कर रहा हूँ, यहाँ मुझे विशेष अवसर नहीं है, नहीं तो मैं इस क्षेत्रीय लयता का महत्व कुछ ज्यादा अपनी तरफ से निवेदित करता। केदार जी के गीतों की जो रहा था, उनका एक गीत है, आना जी बादल जरूर हमारे खेत में, जो बनारस की बोली से परिचित हैं, यानी जो उसके नुआंस से परिचित हैं, वो इस जरूर शब्द के प्रयोग का अर्थ ठीक से समझ सकते हैं। ये जरूर शब्द बहुत ज्यादा आग्रह और अनुरोध का शब्द है। ये प्रायः कोई आने का वादा लेने वाली प्रेमिका अपने प्रेमी से कहती है कि आना, जरूर आना, जरूर आना। ये जरूर शब्द का केवल प्रयोग बनारसी बोली में ऐसा होता है।
जो बहुत प्रिय है, जो आपका आग्रह टाल नहीं सकता, इसमें बहुत याचना है, बहुत आग्रह है और एक तरह का कमांड भी है कि आना जी बादल जरूर हमारे खेत में। और उसके बाद जो दूसरी लाइन वो लाइन है कि आना तो कि धान उगेंगे, कि प्राण उगेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। आप ये देखते हैं कि ये प्रियता है, आग्रह है, अनुरोध है और समृद्धि और उपज का द्योतक है। तो लोक गीतों में जो मंचीय गीत होते थे, उन गीतों में इतने इतने अर्थ संश्लेष के शब्द का प्रयोग लोग नहीं कर पाते थे, जैसा केदार जी ने किया है। इसके बाद केदार जी ने एमए किया और मैं इधर चला आया, नैनीताल की तरफ आया, यहाँ नौकरी करने लगा। केदार जी का जीवन बहुत संघर्ष में रहा है। पारिवारिक स्थितियां उनकी थोड़ी, उनकी पत्नी का देहांत कैंसर से हुआ, बच्चे थे, 4 लड़कियां, 4-5 लड़कियां, सुनील बाद में लड़का संतान उनका पुत्र। और मध्य वर्ग के थे, किसान थे, बड़ी परेशानियां उनको उठानी पड़ी। पीएचडी भी बहुत आराम से नहीं हुआ उनका, द्विवेदी वहां से चले जा चुके थे। तो वो सारा संघर्ष, जीवन संघर्ष, गम दौरा जो है, वो पत्नी नहीं रह गई तो आप उसे गम जाना भी उसमें जोड़ सकते हैं। यहोनी फिराक ने उम्र बसर की, कुछ गम दौरा कुछ गम जाना, दोनों की कॉकटेलिंग हुई केदारनाथ सिंह के जीवन के उस प्रसंग में, जब बिल्कुल केदारनाथ सिंह एक नए कवि के रूप में बिल्कुल उभर रहे थे बहुत तेजी से। इसे कुछ दिनों का समय है केदार जी की कविता का जैसे अनजाना सा मालूम पड़ता है, कहाँ थे केदार जी, क्या कर रहे थे, दूर दूर से खबरें मिलती थी। लेकिन केदार जी बिल्कुल, आप ये समझिए कि उनका जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल कविता का समानार्थक है। बिल्कुल, मैं अपने में और किसी व्यक्ति को नहीं जानता, मैं अज्ञेय को बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन अज्ञेय यानी अज्ञेय का व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत परिचय मेरा नहीं था। लेकिन ये बताया जाता है कि वो भी कविता से बहुत गहरा रागात्मक संबंध था उनका। मैं केदार जी को जानता हूँ, वो उनका पूरा जीवन, उनका पूरा चिंतन, उनकी पूरी मानसिकता बिल्कुल कविता का समानार्थक थे, काव्यमय थे वो। हिंदी की कविता, बांग्ला की कविता, विदेशी कविता, उर्दू बहुत अच्छी जानते थे। उर्दू कविता में मीर गालिब में बड़ी गहरी पैठ थी केदारनाथ सिंह की। तो उन दिनों भी वो इन दिनों भी जब वो पड़ौना में थे, गोरखपुर में थे, यहाँ थे वहां थे, तब भी वो कविता की खोज बराबर लेते थे और कविता उनकी, देश विदेश की कविताओं से परिचय उनका था। और वो विकास, अपने लेखन में अपना सृजनात्मक विकास कर रहे थे, साधना उनकी लगी हुई थी। उन्हीं दिनों एकाएक केदारनाथ सिंह की कुछ पंक्तियां आई जो जो केदार जी की पहली कविताओं को देख करके लोग चौंक गए। वो लाइन ये थी कि सूर्य वहां नहीं है जहां दिन के शतरंज के घोड़े उतरते हैं, बल्कि वो मेरी धड़कनों में कैद है। उस दिनों गोष्ठी में इस कविता की चर्चा। फिर एकाएक एक पंक्ति उनकी आई कि मेरे युग का मुहावरा है कि फर्क नहीं पड़ता, जहां प्यार लिखा है वहां लिख दो सड़क। मेरे युग का मुहावरा है कि फर्क नहीं पड़ता। ये गीतों से केदारनाथ सिंह
ऐसी पंक्तियां कैसे लिखी केदारनाथ सिंह ने? जाहिर है कि वो समय का असर था, वो इतिहास का असर था, देश में जो हो रहा था उसका असर था। नेहरू युग ने जो हमारी आशाएं और आकांक्षाएं हमें पैदा की थी, उनसे मोह भंग का असर था। धूमिल, ये वो समय है जब धूमिल की कविताएं भी सामने आ रही हैं। मुक्तिबोध अभी सामने नहीं आए, कविता में अकविता का दौर शुरू हो गया है, जिनसे कुछ आगे चल करके धूमिल ने अपने आप को मुक्त किया। केदार सिंह ने लिखा कि जहां जहां फर्क, मेरी युग का मुहावरा है कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केदार जी का जो किसानी व्यक्तित्व था, वो किसानी व्यक्तित्व ओझल हो गया है। परवर्ती कविताओं में भी केदारनाथ सिंह का वो किसान कवि मौजूद है। अगर कोई समय मिला मैं, और मुझे याद रहा, मैं भूल न गया, तो अभी थोड़ी बताऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं एक बात जरूर बता देना चाहता हूँ। केदार जी का जो व्यक्तित्व है वो बहुत अजात शत्रु टाइप का है, और बहुत गीतात्मक है, बहुत गयात्मक है। इससे ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि केदार जी शास्त्रज्ञ नहीं है। बहुत लोगों को ये भ्रम होते हुए मैंने देखा है। आजकालीन कविताओं पर, मध्यकालीन भक्ति कविता पर, यहाँ तक कि रीतकालीन कविता पर केदार जी की लगभग मास्टरी है। उसमें भी रमे हुए हैं केदारनाथ सिंह। बहुत पढ़ाकू व्यक्ति थे केदारनाथ सिंह, बहुत पढ़ते लिखते थे। आप उनसे, आप लुई मैग्निस की कविताएं सुनेंगे, आप नेरुदा कविताएं उनसे सुनेंगे, लेकिन आप उनसे अगर बात करेंगे तो परिकरामपुर अलंकार का लक्षण भी बता देते। वो छंद शास्त्र के पंडित थे। एक बार बहुत दिनों के बाद भोपाल की एक गोष्ठी में जब उनकी, मैंने कहा कि आपकी, मुझे इन दोनों जो कविताएं आपने लिखी हैं उनमें से मुझे ये बहुत अच्छी लगती है कि उगता आकाश जिधर है उसी ओर मेरा भी घर, उसी तरफ मेरा भी घर है। तो उन्होंने कहा कि विश्वनाथ जी, ये चौपाई छंद में है। तो वो चौपाई छंद में भी लिखते थे, सवैया में भी लिखते थे, कवित्व में भी लिखते, इस सबके भी बहुत बड़े जानकार थे। और मैंने सुना है कि वो बहुत श्रेष्ठ अध्यापक थे। खास तौर पर कविता, हमने सुना है कि जेएनयू में राम की शक्ति पूजा पढ़ाते थे, और विद्यार्थी बिल्कुल मंत्रमुग्ध होते थे। इतना रस दे देते थे केदारनाथ जी अध्यापक के रूप में। तो इसलिए उनके अध्यापक रूप, उनके शास्त्रज्ञ रूप, और उनके इस रूप के उनकी कविताओं में आधुनिकता है, नया युग है, लेकिन वो जो उसमें इतनी लय की, छंद की, परंपरा की इतनी जो मर्यादा बनी हुई है, वो मर्यादा इसलिए है क्योंकि वो शास्त्र से सुपरिचित व्यक्तित्व हैं। वो बहुत अच्छे विद्यार्थी, बहुत अच्छे अध्यापक, और वो विद्वान थे, वो केवल कवि नहीं थे। अब नया केदारनाथ सिंह की कविताओं में जो समकालीन दौर में जो केदारनाथ सिंह की कविताएं इस रूप में जो प्रसिद्ध हुई, प्रशंसित हुई, सराही गई, मैंने आपसे कहा था कि केदारनाथ सिंह का जो किसान कवि है, वो किसान कवि परवर्ती कविताओं में ओझल जरूर है, गायब नहीं है। उसके लिए अगर मैं शास्त्रीय शब्द का प्रयोग करूं, काव्य शास्त्रीय शब्द का प्रयोग करूं, तो कहूं कि लोप उसका हो गया है। और लोप जानते हैं, लोप जो है वो अनिश्चित को नहीं कहते हैं, लोप कहते हैं जो दिखलाई न पड़े उसको अधिष्ठा लोपम।
जब आप कहते हैं कि यह लोप है तो उसका मतलब यह नहीं कि नहीं, वो है। वो किसान कवि उनकी नवीनतम कविताओं में भी मौजूद है। उनकी एक कविता है कि जो किसान अपने बेटे से कुछ कहता है, तो किसान वो ये कहता है कि जब अंधकार हो जाए चारों ओर, जो भ्रम हो जाए, तो तुम ध्रुवतारा पर यकीन मत करना। यकीन करना तुम अपने अंधेरे में जो कुत्ता भूंक रहा है वो कितनी दूरी से भूंक रहा है, इस पर यकीन करना तुम। ध्रुवतारा तो बहुत ऊपर है आकाश में, शास्त्र है, यकीन उस पर करो जो नजदीक है। जो तुम्हारे गांव का अंधकार में, तुम्हारी गली में जो कुत्ता भौंक रहा है, और किसान अनुभव से जानता है, अपने रक्त की आवाज से जानता है कि वो ये जो आवाज आ रही है वो कितनी दूरी पर आ रही है। ये दूरी का जो ज्ञान होगा वो अपने गांव की गली में भौंकने वाले कुत्ते से होगा, ध्रुवतारा से नहीं होगा। इन पंक्तियों को जो याद करेंगे तो आपको देखेंगे कि केदारनाथ सिंह का गांव, उसका 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 देश और काल विस्थापित हो गया है। उसका देश और काल विस्थापित हो गया है। और जो केदारनाथ सिंह की चेतना में जो बात बात परवर्ती कविताओं में बार बार आती है, वो ये है कि छोटी से छोटी चीज, केदारनाथ सिंह ज्यादा महापुरुषों पर बहुत कम लिखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजों पर बहुत कम लिखते हैं। जैसे केदारनाथ सिंह ताजमहल या कुतुब मीनार पर या लाल किले पर या नेरुदा पर या शेक्सपियर पर बहुत कम लिखते हैं। केदारनाथ सिंह की कविताओं में ओस, धूप, पक्षी, नदी, ये सब बहुत आते हैं। ये छोटे आदमी, वो जो करीमन साहब हैं या इरफान अली हैं या फरमान अली हैं, ये गांव के उनके साइकिल लेकर चलने वाला वो जो मुस्लिम आदमी है वो आता है, कई बच्चे आते हैं, माँ आती हैं, वो सब्जी बेचने वाला आता है, फल बेचने वाला आता है। ये जो छोटे छोटे मामूली मामूली चीजें हैं, उनसे जो एक हमारे समय के आदमी का व्यक्तित्व बनता है। और इन सब चीजों में एक अजीब गहरी अंतर्संबंधता है। ये अंतर्संबंधता अखंड है। इन सारी चीजों से ये इतने संश्लिष्ट हैं कि बिल्कुल जो न्यू क्रिटिसिज्म वाले जिसे कहते हैं कि वो क्रिस्टल क्लियर, एक अभेद अखंड अस्तित्व की तरह से हैं। कहते हैं कविता ऐसी होनी चाहिए, व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए। अगर व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, जीवन ऐसा नहीं होगा, तो कविता भी ऐसी नहीं होगी। इन छोटी छोटी चीजों की अंतर संबंधता के संश्लेष से एक अखंड वस्तु, एक अखंड अस्तित्व। मेरा ख्याल है कि केदारनाथ की कविताओं में इसकी चेतना, इसका बोध बहुत ज्यादा है। उनकी एक कविता है नदियां, नदियां पानी। वो एकाएक कहते हैं कि नदियों के पानी में पहाड़ का खून मिला है। नदियों के पानी में पहाड़ का खून मिला, आगे बढ़ के वृक्षों की छालों का दूध मिला है इसमें। आप एक कविता है बढ़ई की आरी। वो बढ़ई जब आरी चलाता है लकड़ी पर, तो उस लकड़ी में गिलहरी की पूंछ दिखलाई पड़ती है, उसे बाघ की गुर्राहट दिखलाई पड़ती है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद एवरीथिंग एल्स। आगे चल करके मेरे ख्याल से इन दिनों केदारनाथ सिंह की ये जो अंतर संबंधता है, वो शायद एक कोई वैश्विक सिस्टम जो हमारे जीवन में हो, जो हमारे जब कभी ये कहता है कि आरी चलाते हो तो उसमें गिलहरी की पूंछ दिखाई पड़ती है,
उसमें नींद दिखलाई पड़ती है, नींद दिखलाई पड़ती है, नींद कट रही है उसमें। तो कितनी करुणा है, कितना लगाव है, कितनी यातना है, और इस यातना से मुक्त की छटपटाहट दिख रही है। ये छटपटाहट केदारनाथ सिंह की कविता में है, उनकी भाषा में, भाषा के प्रति बहुत 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 सावधान केदारनाथ सिंह रहते, भाषा में है। लेकिन वस्तुतः ये हमारे समय, हमारे इतिहास, हमारे युग, छटपटाहट इसका आधार है, जहां से केदारनाथ सिंह अपनी सामग्री ग्रहण करते हैं। उनके अंतिम जो ये सृष्टि पर पहरा, जिस पर उनको ज्ञानपीठ मिला था, ये सृष्टि पर पहरा पर, ये जो सृष्टि पर पहरा वाली कविता है मुझे बहुत पसंद है। बाय द वे, फुटनोट के रूप में मैं आपसे ये कह दूं कि नामवर जी हम लोगों के अध्यापक थे, अपने समय के इतने बड़े आलोचक थे, केदारनाथ के इतने बड़े कवि थे। मेरा सौभाग्य था कि इतने बड़े लोगों के साथ मैं भी रहता था, ये लोग मुझे मानते थे, आत्मीय मानते थे, मेरा सौभाग्य था। लेकिन एक बनारसी ठाठ होती है, ये ठाठ बहुत कम होती जा रही है अब, और हमारे लिए एक वैल्यू है ये। कम से कम नामवर जी, आचार्य हृदय प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर जी, और उसी में केदारनाथ सिंह, और हमें भी मान लिया जाए तो, जिसकी रक्षा हम लोग करते हैं। हम पाठक के रूप में हम लोग एक दूसरे की रियायत करके उनकी कविताओं और गद्यों की प्रशंसा नहीं करते। मैंने केदारनाथ सिंह मेरे कितने बड़े मित्र थे, कैसे अभिन्न मेरे थे, ये तो हम जानते हैं, वह जानते होंगे, वो सब कुछ बच्चे होते जानते होंगे, वो जानते होंगे। मेरी जो अपनी डायरी है अभी एमए वाली रखी हुई, उसमें केदारनाथ सिंह की तमाम कविताएं उनके हाथ से लिखी हुई हैं। वो पहली कविता लिखते थे तो मेरी डायरी पर लिख देते थे, या मैं लिखवा लेता था उनसे। मैंने आज तक केदारनाथ पर कोई लेख नहीं लिखा है, केदार जी ने मेरे ऊपर कुछ नहीं लिखा है कभी। ये जो नया चल रहा है कि मित्रता तभी मानी जाती है जब आप एक दूसरे की प्रशंसा करें, ये काशी की भूमि में नहीं है। और केदार जी का स्वाभिमान, बाप रे बाप, न कभी केदार जी ने मुझसे कहा, न मुझे लगा कि केदारनाथ ने मुझसे नहीं कहा। नामवर जी ने केदारनाथ सिंह पर लगभग कुछ नहीं लिखा है। और कैसी मित्रता थी नामवर जी की केदारनाथ सिंह के साथ, रिश्ता तो आप सारी दुनिया जानती है। हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल कोई नहीं, आचार्य हृदय साहब देवी ने, ये सब नहीं चलता वलता था इधर पर। जब वो असली जब कोई चीज जो पढ़ते थे हमको पसंद आती थी, द्विवेदी जी को, गुरुवर को, परम गुरुवर को, हमारे गुरु, तो जब वो कोई क्रिटिसाइज करते थे, जब ये कहते थे कि इसमें ये गड़बड़ी रह गई, तब समझो कि गंभीरता से पढ़ा है उन्होंने, तब समझ लो कि उसको कुछ समझ रहे हैं वो। तो आज जब मैं केदारनाथ जी के बारे में बोल रहा हूं, मुझे लग रहा है कि ये मैं कभी केदार जी के समय में बोलता तो वो सुनते तो खतरा भी था। खतरा भी था, खतरा भी सबके सामने करते हुए बात करो, तो अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो समझेंगे ना कि कुछ समझ में नहीं, वैसे बोल रहे हैं, मतलब की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ लगता तो कहते भी, इसका मुझे कोई वो नहीं है कि
केदार जी हमारे लिए, जब तक मैं हूँ तब तक केदार जी भी हैं। यानी केदार जी कैसे नहीं है जब तक मैं हूँ तब तक, मेरे जीवन, मेरी चेतना में बसे हुए हैं वो। तो ये सृष्टि पर पहला वाली जिस कविता की जिक्र मैं आपसे कर रहा था, अद्भुत बिंब है। केदार जी की कविताओं की जो शुरू में तारीफ हुई थी, शमशेर बहादुर सिंह ने तारीफ की थी, वो उनके इमेजेस की तारीफ की थी। केदारनाथ ने खुद कविता में उन्होंने लिखा था, जगत के जो तीसरा सप्तक की जो भूमिका लिखी थी, वक्तव्य दिया था, उसमें ही कहा था कि मैं मूर्ति विधान को, बिंब को बड़ा महत्व देता हूँ। उनके बिंब हैं भी बहुत अच्छे। तो वो सृष्टि पर पहरा एक गांव के बाहर एक पेड़ है, और वो पेड़ बड़ा बुढ़ा है, बड़ा पुराना है, और वो खड़ाऊ पहने हैं। ये गांव के पेड़ों को जो लोगों ने देखा है, गांव के पेड़ जब सीमान पर पड़े हुए पुराने पड़ जाते हैं, तो जो जड़ें होती हैं ना, वो जड़ें जड़ से ऊपर ऊपर आ जाती हैं। और गांव का आदमी जो खड़ाऊ पहनता है, कभी कभी वो अपने पुआल का ही खड़ाऊ बना लेता है, जूता बना लेता है। तो जिसने वो नहीं देखा है उसके लिए पता लगना बड़ा मुश्किल है कि वो बिंब का आद्य रूप क्या है। और वो जो हमारा हमारी संस्कृति का, गांव का अनंत है, जो एक शाश्वत है गांव, हमारी संस्कृति जो है अनादि है और अनंत है। अनादि जिसके आदि का पता ना हो, अनंत जिसका अंत ना हो, वो खड़ाऊ पहने पहरा दे रहा है गांव का। तो गांव का पहरा नहीं दे रहा है, उस सृष्टि का पहरा दे रहा है। रामनाथ सिंह की कविता में हमारी प्रकृति, हमारी वैश्विक चेतना, हमारा अस्तित्व समृद्ध और सुरक्षित है। बस वही हो गया। सर, कुछ साझी यादें, कुछ स्मृतियां केदारनाथ सिंह को लेकर हम सब स्मृति सुनना तो चाहते ये सब अभी स्मृतियां तो बताया भैया, ये स्मृतियां तो बता रहा हूं मैं। हैं। जी सर, वो जितनी भी आप बता रहे सर, सबका संबंध साहित्य से था। कुछ ऐसी, जैसे आप नहीं पंकज नहीं, अब साहब नहीं बात ही रहे हैं, कुछ आत्मिक। अब कुछ नहीं बताऊंगा, काफी बोल गया, थक गया। वैसे जी अगर ठीक तुमको है। कोई पूछना हो तो पूछ लो, तुमको कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लो। ठीक है सर, तो पहले हम कमेंट सेक्शन में देखते हैं, अगर कुछ प्रश्न आए होंगे तो उन प्रश्नों को लेते हैं। हाँ पूछ रहे, ठीक है। जी। जो समझ पाएंगे तब तो पूछेंगे। प्रश्न ही नहीं आया होगा। अभी तक नहीं आए हैं कमेंट सेक्शन में प्रश्न। कोई बात नहीं बेटा, जाने तो कोई बात नहीं, काफी प्रश्न ही पूछ रहे हैं। जी सर। तो जो सर उनका आखिरी कविता संग्रह आया था केदारनाथ सिंह जी का, हाँ मतदान केंद्र पर झपकी, हाँ, उसके क्या बारे में सर कुछ कहना चाहेंगे? क्या चीज? मतदान केंद्र पर झपकी सर, केदारनाथ सिंह जी का जो आखिरी नहीं, कविता संग्रह आया था। हाँ 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 मतदान बेटा, केंद्र इतनी पर जल्दी झपकी। में, हाँ हाँ, इस पर केदारनाथ सिंह का जो कवर पेज है बड़ा बढ़िया बना हुआ है भाई, है? और इसमें ये केदारनाथ सिंह ने इसमें, ये जो शीर्षक है इस कविता का, इस किताब का, वो जी। शीर्षक ये बताता है कि जो चुनाव है, मतदान केंद्र है, वो एक तरीके से
अपर्याप्त है और वो पाखंड है। एक तरीके से चुनाव पाखंड नहीं है, लेकिन कभी कभी चुनाव जो है, जो अब तो ये लोग ये बातें लोग कह भी रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक डेमोक्रेसी है वो वस्तुतः एक्चुअल डेमोक्रेसी नहीं होती है। तो ये बात केदारनाथ सिंह की इस कविता में और बहुत अच्छी तरीके से कही गई है। केदारनाथ सिंह की कविताओं में वो जो उनका ये तो है ही है, उनका जो राजकमल की से प्रतिनिधि कविताएं निकली हैं, उन कविताओं के आखिर में एक कविता है मोड़ पर विदाई, विदाई, मोड़ की विदाई। वो कविताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं कई दृष्टि से। वो कविताएं मैं पढ़ करके आपको सुना दूँ। अब जाओ मेरी कविताओं, सामना करो तुम दुनिया का। यदि बजता यदि बजता है तो सिर्फ वहीं ये एक तारा निर्गुनिया का। जाओ खोजो यदि कहीं जरा सी राख पड़ी हो ढाबे में, खोजना वहीं फिर लय अपनी कलियों के शोर शराबे में। ये जो पंक्तियां हैं, आपने देखा होगा कि इन पंक्तियों में भी केदारनाथ सिंह लय की बात कर रहे हैं, और वो लय उठा कहां से रहे हैं। निर्गुनिया के एक तारे से, ये निर्गुनिया एक तारा कवि है, और वो जो ढाबे में पड़ी हुई जो रूखी सूखी चीजें होती हैं, उनमें कोई लय ढूंढ रहे हैं। आपने देखा कि ये कविताएं जो हैं वो छंदोबद्ध हैं। मोड़ पर विदाई वाली कविता वो छंदोबद्धता जो शुरू में केदारनाथ सिंह बीच बीच में दिखलाई पड़ती थी। और ये भाषा, इन कविताओं की जो भाषा है, कहा जा रहा है कि आप ये देखिए, जाओ खोजो ये कहीं जरा सी राख पड़ी हो ढाबे में, उस राख में क्या ढूंढोगे, वो लय कहाँ होगी, उस राख में आग पड़ी होगी, और वो जो लय होगी कविता की वो उस आग में से निकलेगी। खोजना फिर वही लय, बिखरे होंगे सब छंद वहां। अब आप ये देखिए एक चीज और कि जो छूट गई थी कहीं कचरे में वहीं पड़ी होगी। जो चीजें बड़ी उपेक्षित होती हैं, जिन चीजों की हम परवाह नहीं करते हैं, अपदार्थ समझते हैं, सामान्य से नीचे जीवन की जो चीजें होती हैं, जो जन जीवन जहाँ रहता है, जीवन की, कविता की, इतिहास की, समय की, सौंदर्य की लय वहीं ढूंढनी चाहिए, वहीं मिलनी चाहिए। ऐसा है बेटा कि इस कविता की भाषा देख रहे हो तुम, एक भी तत्सम शब्द नहीं है, सब तद्भव शब्द देशी शब्द। ये छंद संस्कृत में है। ये शब्द अब जाओ मेरी कविताएं, ये बिल्कुल जो है ये रोला वाला बड़ा सामान्य छंद है। और अगर गहराई से तुम देखोगे तब एक बात और तुम्हें पता चलेगी। तुम ये देखो जो साहित्य के संस्कारी दीक्षित पाठक हैं, मैं उनकी बात करता हूँ, देखेंगे कहीं ना कहीं इन कविताओं की लय, इन कविताओं की टोन रघुवीर सहाय से मिलती जुलती है? तो केदारनाथ सिंह ऐसे कवि थे जो बहुत सजग कवि थे। और ये न भूलिए कि उस समय का जो केदारनाथ सिंह है
वो उनको कहीं ना कहीं तो एक हाथ धूमिल से करना पड़ा होगा। लहर थी, मुक्तिबोध थे, रघुवीर सहाय थे, केदारनाथ से इन कविताओं की, इन सब सारी कविताओं का बड़ी गहराई से अध्ययन करते थे। जो उनसे ले सकते थे वो लेते भी थे। कभी मुझे एलियट का कथन याद आता है ना कि जो एब्सोल्यूट ओरिजिनलिटी होती है वो एब्सोल्यूट इडियट होता है, इडियसी होती है। कोई कभी मौलिक नहीं होता। मौलिकता परंपरा को थोड़ा आगे बढ़ाने में होती है। मौलिकता जो ग्रहण किया जा रहा है उस ग्रहण को एक नए ढंग से प्रस्तुत करने, प्रस्तुति में मौलिकता होती है। वो केदारनाथ सिंह तो ये उनकी मुझे लोग से वो उनसे ज्यादा कविताएं ये महत्वपूर्ण मुझे कविताएं लगती हैं। और वो अपनी है भी केदारनाथ के मोड़ पर विदाई, अब मैं जा रहा हूं। और विदा जाते जाते जो केदारनाथ सिंह अपने पाठकों से कह रहे हैं, अपने लोगों से कह रहे हैं, सदभव में कह रहे हैं, देश में कह रहे हैं, एक बार फिर आह्वान कर रहे हैं, जो जीवन पर कविता में कर रहे हैं वो आह्वान कर रहे हैं कि वहां ढूंढो जिसको पीछे छोड़ आए हो, जो अपदार्थ पड़ा हुआ, अपराध जो समझते हो, निम्नतम वर्ग में देखो, निम्नतम स्थानों में देखो, वहां देखो। ढूंढना है रास्ता तो ध्रुवतारा में मत ढूंढो, वहां नहीं रोशनी मिलेगी। रोशनी उस गांव के कुत्ते के भूंकने की आवाज में मिलेगी। वही बात केदारनाथ सिंह यहाँ फिर कह रहे हैं। समझे बरखुरदार? यार बहुत हो गया, चलो यार काफी हो गया। मैं 90 साल का हूँ यार। केदारनाथ सिंह से 3 साल छोटे थे। नामवर जी मुझसे 4 साल। क्या? एक आखिरी प्रश्न, उसके बाद हम खत्म करेंगे। हाँ बेटा पूछो आपकी, बेटा। हाँ सर, बहुत छोटा सा प्रश्न है। हाँ हाँ आपकी एक किताब बहुत ज्यादा पसंद की गई, चाहे कौन? अध्येता हो चाहे आलोचक हो, व्योमकेश दरवेश। हाँ हाँ, मुझे तो गनीमत है कि केदार तुमने किताब का नाम लिया। मुझे अच्छा लग रहा है सुन करके आखिर में तुमने इस किताब का नाम लिया। जी, विद्वान आदमी है तो ना। हाँ हाँ हाँ। आपने सर खुद भी कहा कि आपने केदारनाथ सिंह पर ना के बराबर लिखा है, कुछ नहीं लिखा। नहीं लिखा। तो अब सर मतलब आलोचनात्मक ना सही, कम से कम कुछ संस्मरणात्मक आपने लिखने का कुछ सोचा हो? केदारनाथ सिंह के बारे में अभी सच में सुनाता हूँ तुमको। अरे मैं तो घंटों जी बोला करता हूँ केदारनाथ सिंह के बारे में। इस व्योमकेश दरवेश में मैंने केदारनाथ सिंह पर बहुत, उनका संस्मरण बहुत किया है। इसमें बहुत जी उसमें है केदारनाथ सिंह का उल्लेख। इस किताब में द्विवेदी जी के बहाने बहुत है। केदार जी, अब तुमको बेटा असली बातें बताए ना तो क्लास फेलो थे, साथ साथ रहते थे। बहुत बातें ऐसी होती हैं, बड़ी मित्रता होती है ना, जितनी मित्रता अंतरंगता क्लास फेलोज में होती उतनी तो और कहीं नहीं होती। तो मैं बताने वाला था, एक भूल गया। चाय पीने हम लोग जाते थे। एक कोट वाला भी सुनाऊंगा, भूल जाऊं तो बता देना, कोट वाला सुनाइए। जी जी। चाय वाला सुनाता हूँ। बुल्ला बुल्ला हॉस्टल में चाय मिलती थी तो चाय वाली। तो त्रिलोचन शास्त्री अक्सर वहां आते थे। त्रिलोचन शास्त्री को केदार जी बहुत मानते थे, बहुत मानते थे। और त्रिलोचन शास्त्री केदार जी को बहुत मानते थे। तो वो त्रिलोचन जी जब चाय वो पीते खाते थे तो बड़ा आडंबर उनका होता था कि ये चाय ऐसी होनी चाहिए, कप ऐसा होना चाहिए, कप साफ सुथरा, वो ग्लास में पीते थे, बड़ा चक्कर पड़ता था। तो केदार जी का काम ये होता था कि वो जो चाय लाने वाला है पहले उसको समझावे कि ऐसी चाय लाओ, ऐसी चाय लाओ, ऐसी चाय लाओ, ऐसी चाय लाओ।
थोड़ा दिखावा भी होता था कि त्रिलोचन शास्त्री मॉडिफाई हो जाए कि हाँ भाई उनके लिए इतना होगा। तो चाय आई। अब त्रिलोचन जी को चाय पसंद नहीं आई। वो कहे कि इसमें दूध में ये आ रही है, आ रही हो रही है। तो हम भी बैठे थे, तो केदार जी उस चाय वाले को समझा रहे थे कि भाई चाय ठीक से बनाओ, सही चाय नहीं बनी है, ठीक चाय नहीं बनी। आखिर में वो समझ नहीं पा रहा था चाय कैसे बने। तो केदार जी ने तैश में आकर के और अंतरतम जोर लगा के केदार जी ने डांटा उसे कि क्या चाय बनाई तुमने, इस चाय का कोई समन्वित व्यक्तित्व ही नहीं उभर रहा है। तो जब उस चाय वाले ने, मेस वाले उस आदमी अनुपात में सुना, तो उस चाय का समन्वित व्यक्तित्व क्या होता है। फिर इसके बाद केदारनाथ जी की पोशाक ज्यादातर, तो यहाँ तुमने देखा कुर्ता पजामा में रहते थे जी जी जी। केदारनाथ साइकिल चला लेते थे, नामो जी साइकिल नहीं चला पाते थे, केदारनाथ सिंह साइकिल चला लेते थे। बल्कि एक बार मुझे साइकिल पर बिठा कर कहीं ले भी गए हैं। एक बार मैंने केदारनाथ सिंह को धोती पहने भी देखा है। लेकिन प्राय वो कोट जाड़े में होता था, वो कोट पहनते थे, पैजामा कोट। बनारस में कोट हिंदी भाग में एक तो प्रसिद्ध था विजय शंकर मल्ल जी का कोट, और केदारनाथ सिंह जी भी कोट पहनते थे। हम लोग अस्सी दुकान पर बैठ करके आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे, तरह तरह से मजाक उड़ाते थे हम लोग एक दूसरे का। खिंचाई आपस में जो करते हैं लोग एक दूसरे करते थे। शेर अक्सर कहते थे, गालिब की पैरोडी, मीर की पैरोडी इनकी उर्दू। अब गालिब का एक शेर है कि यूं तो है और भी, क्या कहते हैं, कहना कहते हैं कि गालिब का है और भी दुनिया में शकुन बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां और। तो इसकी पैरोडी बनाई। पैरोडी पहले नामो जी बनाते थे, हम लोग भी सहायता करते थे। ये नामो जी पर पैरोडी बनाई होती तो केदारनाथ जी बनाते थे, हम सहायता करते थे। तो ये बना, यूं तो हैं मल्ल जी जैसे भी पहनने वाले, यूं तो हैं मल्ल जी जैसे भी पहनने वाले, बना है कोट तो केदारनाथ सिंह के लिए। ये ऐसा तबले पर फिट बैठता है, अगर आप मेज पर कभी बजाइए इसको तो। एक शब्द हम लोगों के बीच में चला था, केदारनाथ जिसका उल्लेख किया है, जायका। इस शब्द के आविष्कर्ता केदारनाथ सिंह है, इस शब्द को बनाने वाले। जायका माने आप बैठे हैं, अच्छा बड़े सॉफ्ट थे केदारनाथ सिंह, संस्कृत बहुत जल्दी उखड़ जाते थे, बहुत जल्दी जम जाते थे, बताते नहीं किसी को, लेकिन उचट बहुत जल्दी जाते थे। कोई चीज पसंद नहीं आई तो उचट जाते थे, बहुत जल्दी उचटते थे, बोर जल्दी हो जाते थे। तो हाँ, जायका माने का सब लोग बैठे हैं, अब आप अपने मित्रों के बीच में बैठे हैं, मजा ले रहे हैं। होता ना यारों के बीच में तो मजा यारों के बीच में आता है, अब तुम लोगों की उम्र में अपना करना। तब तक कोई ऐसा नामुराद आदमी ऐसा आ जाता है जो उसका छंद उससे मिलता नहीं, तो आकर के उसके आने से सारा चौपट हो जाता है। उसको केदारनाथ सिंह ऐसे आदमी को जायका कहते थे कि ये जायका आदमी है, मैंने इसके आने से जायका बिगड़ जाता है। तो जैसे बैठे बैठे हैं तो कोई आया, अरे यार जायका आ गया, जायका आगे गया जायका। तो हमारे बीच में जायका सबसे बड़े माने जाते थे डॉक्टर सुप्रसाद सिंह। तो किस आदमी में कितनी जायकायत है इसके अनुसार से केदारनाथ सबको डिग्री देते थे। किसी को जायका सम्राट, किसी को जायका चक्रवर्ती, किसी को जायका प्रतिमान, ये करते थे।
जायका प्रतिभान शिव प्रसाद सिंह को माना गया था। लेकिन जायका की व्याख्या ये केदारनाथ जी करते थे कि जैसे ब्रह्म सब चीज में विद्यमान है, वैसे जायका तत्व भी हर व्यक्ति में होता है। कब कहाँ प्रकट हो जाए कोई नहीं जानता। आकर्षक से आकर्षक आदमी भी एकदम से कब जायका हो जाए तो समझ नहीं आता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि नामोद जी की आदत ये थी कि वो किताबों की दुकान में लाइब्रेरी चले जाते थे, तो हम लोगों को अपनी कोई चीज पकड़ जाते थे, किसको संभालिए, और आते नहीं थे, उसी किताब पढ़े रहते थे। तो ये माना गया कि नामोद जी भी अक्सर बड़े जायका हो जाते हैं। तो ये कहा गया कि भाई नामोद जी क्या नहीं कर सकते हैं, प्रतिभाशाली तो वही है, विद्वान तो वही है, चालाक चतुर है, लेकिन अगर जायकात तो पर आ जाए तो शिव प्रसाद सिंह को जायका में भी पीछे छोड़ देंगे। तो शेर बनाया गया, पलवड़ी बनाई गई, राजा ने बनाया। वो पलवड़ी ये बनी, वो गालिब का शेर है ना कि रेख्ते के तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। तो उसका बना कि जायके के तुम्हें उस्ताद नहीं शिव प्रसाद। ये ये शिव प्रसाद जी, ये नामों जी बैठे बना रहे थे शिव प्रसाद जी पर कि जायके के तुम्हें उस्ताद नहीं शिव प्रसाद। ये कहा केदार जी ने एकदम से जोड़ा, कहते हैं अगले जमाने में नामोर भी थे। एक बार कुछ ये शिव प्रसाद जी और ये सब बैठे थे नामोर जी, तो मैं मजाक उड़ा रहा था सबका। मैं ब्राह्मण था, तिवारी त्रिपाठी, ये लोग ठाकुर थे। तो हम कहते जो ये ठाकुर जो होते हैं बड़े उखमजी होते हैं, अनपढ़ गंवा टाइप के लोग होते हैं। मैं कह रहा था, लोग मजाक कर याद में, नाम किसी का नाम और सिंह, जोरावर सिंह, धरती धकेल सिंह, धरतीपाल सिंह, ये सब नाम होता है इन लोगों को। तो हमने कहा कि जायका जो है, सबसे बड़ा जायका देखिए ठाकुर ही निकला, शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह, तो हमने कहा कि जायका में भी सबसे आगे ठाकुर ही निकला, शिव प्रसाद सिंह, कोई और नहीं निकला, तिवारी नहीं निकला कोई। तो नामोर जी ने पढ़ा कि मिले आपको एक ठाकुर बमुश्किल, जायका में मिले आपको एक ठाकुर बमुश्किल, हमें तो हमेशा तिवारी मिले हैं। तो ये हमारे जीवन का बेटा, केदारनाथ सिंह जी तो थे ही अभिन्न मित्र और बड़े कवि, बहुत बहुत बड़े कवि, हम लोगों के बीच में हमारे लिए गौरव की बात है। वो समय जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारे गुरु, नामोर जी हमारे मित्र और अध्यापक, वो समय वहां का, हमारी उम्र वो 19-20 साल के, मैं 21-22 साल का, नामोर जी 24 साल के। जेब में जेब खाली है लेकिन दिल और दिमाग भरा है। कई ऐसी रातें रही हैं जबकि हम और केदारनाथ सिंह उपवास में रहे हैं। कई ढूंढते हम और केदारनाथ सड़क पर, अभी बच्चों के सामने कहता अच्छा नहीं लगता है कि घूमते रहे कि कोई मिले तो उसे कुछ कहे यार खिला खिला। तो ऐसे में एक केदारनाथ सिंह के गांव को एक आदमी से, सुदामा थे, वो डबल रोटी बेचते थे। तो हम लोग, वो लिमिट्स बंद था, भूख लगी थी, निकले थे इधर से पकड़े किसी को, तब तक वो मिल गया, तो उसने फिर खिला उलाया। तो ऐसा बहुत है केदारनाथ पर। कोर्ट वाला, कोर्ट वाला कोर्ट वाला क्या? कोर्ट वाला संस्मरण फिर सुना दो, सुनाया सुना तो कोर्ट वाला सुनाया तो हो गया था। नहीं नहीं सुनाया कोर्ट वाला, सुना दिया। अब नया नहीं कोई याद आ रहा है, या अब सुनाने पर तो जी आएंगे। हमारा संस्मरण नहीं है
हमारी है भाई, खाने में खाऊ बहुत था, खाने का शौक, मुझे खाने का शौक तो सबको था, लेकिन मैं ज्यादा था मेरा खाने का। खाना मिलता नहीं था, तो जब मिलता था तो खूब खाता था। केदारनाथ सिंह खाने पीने में भी बहुत शालीन आदमी है, उनको बहुत, मेरा ख्याल है कि मांसाहार कोई बहुत पसंद उनको नहीं है। उनको वो चावल दाल, मूंग की दाल और लौकी की सब्जी और रायता वायता, दही वही, ये उनकी, और तो नहीं जानता, लेकिन ये उनकी जो लड़की है सबसे छोटी, रचना, ये खाना बहुत अच्छा बनाती है, ये बहुत अच्छा खाना बनाती जी है, वैसे दही बड़ा बहुत बढ़िया बनाती है। तो ये एक बार जन्माष्टमी का दिन था, द्विवेदी जी के यहाँ में गया, तो उन्होंने मिठाई मुझे खिला दी। फिर पता नहीं क्या हुआ कि बनारस में मांसाहार का बनना निषिद्ध था, लेकिन लोग चोरी चोरी मांसाहार बनाते थे, मांस खाते थे। तो मुझे फिर आया शाम को, गुरुद्वार आश्रम रहता था, उसी में केदार जी भी रहते थे, शिव प्रसाद जी, रविद्वार, ये सब रहते थे गुरुद्वार। एक जमादार सिंह रहते थे, बड़े मित्र थे केदार जी के, हम लोगों के पहलू थे वो भी। तो वो मांसाहार, अब खाना मैंने खा लिया था, मुझे मांसाहार नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने लालच में आकर के, लोभ में खा लिया। और खाते समय जो मुहावरा है ना कि आप में भोजन साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो केदार जी अक्सर मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि जो कुछ हो, सर्वोच्च न्यायाधीश आप ही होते हैं भोजन के मामले में। मैं सबसे ज्यादा मैं ही खाता हूँ। खाया मैंने, थोड़ी देर मेरा पेट खराब हो गया और बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ जोर से। मेरे परिवार में, हम ब्राह्मण हैं, लेकिन हमारे परिवार में मांसाहार था। मेरा बड़ा भाई भी मांसाहार करके मृत्यु हुई थी उसकी। तो मुझे इतना दर्द हुआ कि मैं गया टॉयलेट, ये लोग बैठे बात कर रहे थे, जब बहुत देर हो गई तो ये लोग गए देखने, तो मैं बेहोश हो गया था। तो केदार जी वगैरह सब मुझे लेकर के हॉस्पिटल ले गए, और डॉक्टर ने ये कहा कि अगर आप और देर करते तो मामला इनका। तो केदार जी एक वो संस्मरण तो नहीं, लेकिन वो अजीब है कि ये, और भी कई बातें हैं, फिर कभी पूछोगे तो और बताऊंगा, लेकिन आज मैं बेटा थक गया। जी सर। जी मेरी बातें सुनी, ये सोच के अच्छा लग रहा है, अच्छा लग जी रहा है। कभी मिलना, तो मैं इसके बाद ही कभी मिलना मुझसे। क्या नाम तुम्हारा जी। बताया? साहिल सर। क्या नाम है? साहिल। साहिल। सही, सही, साहिल। साहिल, साहिल। साहिल, अच्छा अच्छा, अच्छा बेटा, बहुत जी। अच्छा। कितना देर हो गया यार, अभी शाम को ही बोल रहा है। आप सभी लोगों का धन्यवाद, जो भी दर्शक श्रोता हमारे साथ जुड़े रहे। विश्वनाथ त्रिपाठी जी का भी विशेष रूप से धन्यवाद कि उन्होंने केदारनाथ सिंह के साहित्यिक आयामों से लेकर उनके जीवन से जुड़े बहुत सारे ऐसे किस्से हमें सुनाए जो शायद हम कभी नहीं सुन पाते। चाय का समन्वित व्यक्तित्व हो या फिर जायके के छुपे किस्से, हमें हमेशा याद रहेंगे। कुछ नए शब्द भी हमें मिले, खाऊ और जायका, जो आपसे हम लोग भी कोशिश करेंगे लगातार प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी ऐसे जुड़ते रहेंगे, इसी आशा के साथ आप सबके लिए मंगल कामना।